नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। आज की ये मैराथन वीडियो है जो कि ये कंप्लीट वीडियो एक सब्जेक्ट का, और वह सब्जेक्ट आपका है साइंस का। कौन सा? विज्ञान का आपका सब्जेक्ट है। तो यानी कि आपका एक एक सब्जेक्ट करके हम एक एक मैराथन में हम इस प्रकार कंप्लीट करेंगे ताकि जो है आप जैसे परीक्षा देने जा रहे हैं तो उस टाइम आप इस पेपर से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, आप एक बार आप वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए। बस मेरी ये कोशिश है कि जैसे कुछ लोग जैसे जो कमज़ोर लोग होते हैं वो नहीं पढ़ पाए या जो तैयारी नहीं कर पाए अभी तक, वो केवल बस हमारी इस वीडियो से बस उतना नंबर पा जाएँ ताकि वो क्या हो जाए, पास हो जाएँ, उनका बैक ना लगे। हमारी बस इतना ही इस वीडियो बनाने का मकसद है, ठीक है। बाकी टॉप करने वाले आप कहीं और से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम अपना शुरू करते हैं। हमने वही टॉपिक उठाए जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इसमें आपका अतिलघु भी आपका आ जाएगा और आपका लघु भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहला आपका क्वेश्चन है विटामिन। तो विटामिन से एकदम बिल्कुल क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? इसे हम जो दो प्रकार से बांटें, एक आपका जल में घुलनशील, एक आपका वसा में घुलनशील। अब लेकिन पूछ लेता है कि पेपर में कि जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। तो जल में घुलनशील विटामिन केवल दो ही हैं, एक आपका बी है, एक आपका सी है। ये आपका दो विटामिन हो गया, बी व सी। दूसरा जो आपका वसा में घुलनशील जो विटामिन है वह आपका है ADE कौन सा है? ADE या अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो आप एक और ट्रिक आप लगा सकते हैं, जैसे कीड़ा। क्या? KEDA कीड़ा। क्या? कीड़ा मतलब क्या होता है? जो कि वसा में जो घुलनशील होता है। और विटामिन BC जो होता है वह आपका जल में घुलनशील होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी इसका रासायनिक नाम भी पूछ लेता है, जैसे या कभी कभी आपका पूछ लेता है कि विटामिन A के स्रोत लिखिए। तो आप विटामिन A के स्रोत आप केला लिख सकते हैं, ठीक है, गाजर लिख सकते हैं। ये सब आपके विटामिन A के स्रोत हैं। और अधिकतर जो आपका विटामिन C पूछता है, ठीक है। तो विटामिन C आपका जो हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड के लिए होता है, और यह जो आपका संतरे में पाया जाता है, ठीक है। जो खट्टे पदार्थ जो होते हैं उसमें आपका जो एस्टिक एसिड पाया जाता है, तो ये आपका उसमें विटामिन C पाया जाता है, ठीक। और विटामिन C किसके लिए उपयोगी होता है? ये हमारे दांतों के लिए उपयोगी होता है, दांतों के मसूड़ों के लिए, जिसमें से आप देखे होंगे कि पायरिया रोग किसी किसी का हो जाता है। तो अगर पूछ लिएगा पायरिया रोग का रोकथाम या उसका निवारण के लिए हम किस विटामिन का उपयोग कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर आप लगा सकते हैं विटामिन C या जो है संतरे, ठीक, या खट्टे पदार्थों से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगला आपका है आगे। चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए है विटामिन A। अब विटामिन A है क्या है? विटामिन A को कहते हैं रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। कभी कभी इसका रासायनिक नाम भी पूछ लेता है ना, तो आप उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। तो रेटिनॉल ये जैसे किसके लिए होती है? आँख के लिए होता है, बाल के लिए होता है तथा त्वचा के लिए होता है। ये देखिए आपका गाजर में मिलता है, ठीक है, विटामिन A आपका आम में भी मिलता है, मक्खन भी मिलता है। यह आपका विटामिन A। कभी कभी जैसे स्रोत पूछ लेता है, केवल अतिलघु में ऐसे पूछ लेगा कि विटामिन A के स्रोत के नाम लिखिए, किन्हीं दो ऐसे पूछ लेगा विटामिन A के किन्हीं दो स्रोतों के नाम लिखिए। तुरंत आप जो है क्या लिख देंगे? गाजर लिख देंगे, आम लिख देंगे, या कुछ भी आप इस प्रकार और भी तमाम चीज़ें होती हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। विटामिन बी से कमी से कौन कौन सा रोग होता है? आपका बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन C से आप जानते हैं दांतों के लिए जो होता है पायरिया नामक रोग होता है, ठीक है। यह हमने आपको बता ही दिया, संतरा, आंवला, टमाटर, नींबू इसमें पाया जाता है आपका। और विटामिन D जो होता है यह आपका हड्डियों के लिए होता है। किसके लिए होता है? हड्डियों की मजबूती के लिए होता है। और विटामिन E आपका जो होता है प्रजनन शक्ति जो होता है उसको कमी को दूर करने के लिए जो विटामिन E का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। और विटामिन E की कमी से हमें, और विटामिन से एक जैसे एक कहा जाता है कि ब्यूटी जो है, इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो है त्वचा पे जो है निखार लाता है इसका विटामिन E का सेवन करने से। कई बार लोग जो है चेहरे पर भी लगाते हैं, बाल में भी लगाते हैं, ठीक है।
इस सब के लिए भी होता है, ठीक है। और विटामिन के होता है जो इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपका ब्लड जो है थक्का नहीं जमेगा, तो कहीं पे आपका चोट लग जाएगा तो वह चोट जो है जल्दी भरेगा नहीं, यानी कि वह घाव भरेगा नहीं, क्योंकि वहाँ से जब ब्लड रुकेगा ही नहीं तो जल्दी से चोट भराएगा ही नहीं, ठीक। चलिए, इतना जो है विटामिन वाला पोर्शन आपको कंप्लीट हो गया। बस विटामिन से इतना ही जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, 2 एक क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद आपका आता है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी, ठीक है। अब ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु का कार्य करने की क्षमता ही उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु है उसमें ऊर्जा होती है, लेकिन यह किस प्रकार से होती है? यह आपकी 2 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? एक आपका स्थितिज ऊर्जा, एक आपका गतिज ऊर्जा। जैसे कोई भी चीज़ अगर स्थित है यानी कि वो गति नहीं कर रहा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, और कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है, ठीक। ये आपका कंसेप्ट होता है, ठीक। चलिए, लेकिन और एक बात और कॉन्सेप्ट वाली बात इसमें है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक दूसरे के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। अब बोलेंगे अब ये कैसे जो परिवर्तन किया जा सकता है? चलिए देखिए, पहला उदाहरण आपका जैसे देखिए डायनेमो। डायनेमो क्या? डायनेमो तो एक यंत्र है ना, तो उस यंत्र को जब हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है? उसमें से विद्युत निकलता है, तो वह किस में बदलता है? यानी कि जो हम लोग एनर्जी लगाते हैं उसमें घुमाने में, उस एनर्जी को वह विद्युत धारा में परिवर्तन कर देता है, ठीक। इसके बाद दूसरा उदाहरण क्या है? विद्युत हीटर। विद्युत हीटर से हम लोग क्या करते हैं? जब उसमें करंट धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत हीटर क्या करता है? उसमें से ऊष्मा जो है उत्सर्जित करता है। आप देखेंगे नाइक्रोम का तार लगा होता है हीटर में। कुछ इस प्रकार देखिए, हम उसका चित्र बना देते हैं। इस प्रकार ऐसे हीटर होता है, उसमें जो नारकोम का तार ऐसे कुछ लगा होता है। तो ये जो तार में जब करंट आता है तो यह करंट जो तार होता है नारकोम का, ये जो है जलने लगता है, और जल का जो है पूरा लाल तप्त हो जाता है। जब ये तप्त हो जाता है तब इसमें से क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। तो जब ये ऊष्मा निकलती है तो इसी से क्या होता है? भोजन पकता है, ठीक है, यानी खाना बनता है, ठीक। ये आपका होगा हीटर, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका एक अगला आ जाता है बहुत ही बढ़िया जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है फसल चक्रण से, यानी कि एग्रीकल्चर यानी फसल से, ठीक है। तो फसल चक्रण क्या होता है इसको समझिए। देखिए, आपका चाहे फसल चक्र पूछे चाहे फसल चक्र से लाभ पूछे, आप इस चीज़ को पूरा अच्छे से समझ लीजिए। तो आप चाहे जो मतलब इस चीज़ से रिलेटेड पूछेगा तब भी आप यही चीज़ लिखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ थोड़ा सा अलग कर दिया तो कुछ आप अलग लिखना स्टार्ट कर दिए, नहीं, यही आप लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फसल चक्र क्या होता है? किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसल को बदल बदल कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है। अब जैसे फसल चक्र का मतलब होता है हमने क्या किया, एक बार हमने धान जो है बो दिया या बैठा दिया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, उसको काट के इसके बाद गेहूँ जो उसमें बो दिया। अब गेहूँ बोने के बाद अब उसमें हम लोग क्या बो देंगे? खीरा बो देंगे या ककड़ी बो देंगे, यानी कि कुछ भी ऐसे, या तरबूज बो देंगे या खरबूज बो देंगे। तो क्या रहता है, उसको हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं ऋतुओं के आधार पे जो है फसल को, ठीक है। और इसके कई लाभ भी होते हैं, जैसे यह फसल के लिए मिट्टी के अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे जब फसल चक्र होता है तो उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहती है, क्योंकि अलग अलग फसल जो हर बार बोई जा रही है, और फसल चक्र कई लाभ भी हैं, ठीक है। फसल चक्र फसल के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका, ये थोड़ा सा हम उल्टा लिख दिए हैं हालांकि, तो चलिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला आपका हो जाएगा रबी की फसल, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा खरीफ की फसल, फिर आपका हो जाएगा जायद की फसल। तो रबी की फसल किसे कहते हैं? जैसे अब देखिए, रबी की फसल में हम लोग क्या क्या बोते हैं? चना बोते हैं, मटर बोते हैं, सरसों बो देते हैं। तो यह कब बोया जाता है? यह आपका अक्टूबर से दिसंबर के माह में, ठीक, अक्टूबर से दिसंबर के माह में। तो यह जो है आपका, यह मान लीजिए सीज़न, जैसे गेहूं वाला जो सीज़न नहीं होता है, यह आप इसके अंतर्गत मुख्यतः गेहूं आप मान लीजिए, मुख्यतः गेहूं वाला सीज़न जो होता है यह आपका रबी की फसल में आ जाता है। हालांकि हम लोग केवल गेहूं, धान और तरबूज खरबूज इतना ही जानते हैं, चना मटर और सरसों इतना ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो हालांकि हम लिखे नहीं इसलिए तभी बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ
बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि गेहूँ भूल गए। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है खरीफ। खरीफ जो होता है इसमें धान की फसल बोया जाता है, कपास बोया जाता है, अरहर बोया जाता है। ये आपका जून से जुलाई के जो है महीने में आपका ये फसल लगाई जाती है। ठीक है, हालांकि हमें थोड़ा सा जैसे क्रम चेंज करके लिखना चाहिए था। पहले खरीफ लिखना चाहिए था इसको, फिर दूसरे नंबर पर आपका रबी लिखना चाहिए था, फिर इसके बाद तीसरे नंबर आपका जायद। ठीक है, फिर भी लेकिन आप लोग समझिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। ठीक, इसके बाद जायद की फसल में आपका खरबूज आएगा, तरबूज जाएगा, ककड़ी हो गया, जो मार्च से अप्रैल के महीने में बोया जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन से आपका एक क्वेश्चन संभवतः अति लघु में पूछने की संभावना है ना। तो किसी भी वस्तु की दशा, रंग, रूप अथवा उसकी अवस्था में परिवर्तन करना ही या उसकी अवस्था ही बदल देना ही परिवर्तन कहलाता है। ठीक, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, इसे हम एक नाम से और जानते हैं। भौतिक परिवर्तन को हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को हम लोग अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपका चाहे भौतिक परिवर्तन पूछे चाहे आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन पूछे, आप एक ही चीज़ लिखेंगे। ठीक, क्योंकि दोनों का एक केवल आप समझिए ऐसे समानार्थी है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं। जैसे पूछ लीजिएगा क्वेश्चन में कि अधोलग्न में कि उत्क्रमणीय परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? उत्क्रमणीय परिवर्तन का तात्पर्य है जिस किसी भी वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? उसके आकृति, उसकी किसी भी भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है वह आपका जो होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यह भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपका कौन कौन सा हो जाएगा? पानी का बर्फ़ बनना, पानी तो वही है, बर्फ़ भी वही है, लेकिन क्या हुआ, पानी जो होता है आपका लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में, लेकिन बर्फ़ आपका ठोस अवस्था में हो जा रहा है। तो बस क्या हो रहा है, उसकी अवस्था चेंज हो रहा है। अब देखिए पदार्थ का चूर्ण बनना, जैसे मान लीजिए कोई आपका ईंट है, आप उसको रगड़ रगड़ के आप उसका चूर्ण बना दिए। ठीक, तो क्या हुआ, है तो वो ईंट ही, लेकिन क्या है, वो उसकी अवस्था चेंज हो गया। जब उसकी अवस्था चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और है, उसे हम जो है फिर पुनः उसी अवस्था में ला पाते हैं। जैसे जो भौतिक परिवर्तन होता है उसे हम पुनः उसी अवस्था में ला पाते हैं, तो वह आपका भौतिक परिवर्तन आपका होता है। लेकिन अगर वही प्रक्रिया हम परिवर्तन तो करते हैं, देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या कहा गया है कि वस्तु में ऐसा परिवर्तन जो पुनः लाया नहीं जा सकता है। जैसे आपका दूध से दही, अगर आप दही बना लेंगे तो क्या आप दही से दूध बना पाएंगे? आप कहेंगे नहीं बना पाएंगे। तो यही आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, अच्छा आपका कुछ पूछा जाता है जैसे दैनिक परिवर्तन पूछ लिया, तब आप क्या बताएंगे? दैनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जो डेली काम होता है, जो डेली उसमें परिवर्तन, जैसे सब्जी का पकना, तो सब्जी क्या होता है, डेली बनाया जाता है। आटे का रोटी बनना, अब आटे से रोटी बनना, यह क्या डेली परिवर्तन हो रहा है, तो यह आपका दैनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर नियमित परिवर्तन पूछेगा तो नियमित परिवर्तन आपका हो जाएगा दिन और रात का होना नियमित परिवर्तन है। अच्छा एक चीज़ और आपको पूछा जाता है अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन क्या होता है? तो अनियमित परिवर्तन वह होता है जिसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपका गुब्बारा का फूलना, अब गुब्बारा कब फूलेगा? अपने आप तो फूलेगा नहीं, कोई उसका टाइम फिक्स तो है नहीं। जब आप उसमें क्या करेंगे, हवा भरेंगे तब वो गुब्बारा फूलेगा। ठीक, तो यह आपका हो जाएगा अनियमित परिवर्तन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी समझिएगा। ज्वालामुखी क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर का लावा तथा वाष्प व अन्य पदार्थ का ऊपर तेजी से आ जाना ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। ठीक, यह आपका 3 प्रकार का होता है। जैसे पृथ्वी के अंदर जैसे आप क्या होता है, जलवाष्प होता है, अंदर बहुत से खनिज पदार्थ होते हैं, चाहे आपका कोयला हुआ या कुछ भी हुआ, जो भी अंदर पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ हैं वे सभी जो होता है वे अचानक से सारा कुछ बाहर निकलने लगता है। यह प्रक्रिया आपका ज्वालामुखी कहलाता है।
ठीक। ये ज्वालामुखी आपका 3 प्रकार का होता है। ये किस आधार पर बांटा गया है? ये आपका जो है उनके ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर बांटा गया है। कैसे? पहला आपका जागृत ज्वालामुखी, जो हमेशा ज्वालामुखी भभकता ही रहता है, ठीक। इसके बाद दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है शांत ज्वालामुखी। अब देखिए, जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं बैरन ज्वालामुखी, जो कि भारत में पाए जाते हैं, ठीक। और प्रसुप्त ज्वालामुखी के या फ्यूजियामा यानी कि जापान में पाए जाते हैं, फ्यूजियामा ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। और शांत ज्वालामुखी जो होता है वह किलिमंजारो में पाया जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। यह चीज़ आप याद कर लीजिएगा उदाहरण सहित, ठीक, कौन सा कहाँ पाया जाता है, ठीक। चलिए, अब देखिए प्राकृतिक आपदा, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है आपका लघु उत्तरी में क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, एकदम कन्फर्म 100%। लीजिए, हम लिख भी दे रहे हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? सूखा से बचाव के लिए कोई उपाय बताइए, कोई 2 उपाय बताइए, इस प्रकार आ सकता है। या मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं तथा उसके रोकथाम पर विवेचना कीजिए, या उसको समझाइए, या उस पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार आ सकता है। यानी कि सूखा से बचाव के कोई एक प्रदूषण कहानी, या मृदा प्रदूषण, या जल प्रदूषण, या ध्वनि प्रदूषण, इन सब पर कोई ना कोई आपका जरूर आएगा, 100% आएगा। तो आप इस मतलब 1, 2, 3 और 1, 4, इन चारों चीज़ों का आप जो है सीरीज से याद कर लीजिएगा, या आप अपने बुक से याद कर लीजिएगा, या कहीं वीडियो देखकर याद कर लीजिए। लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं इसमें लिखना क्या है। देखिए, आपको 6 से 7 लाइन लिखना रहता है। 60 वर्ड में आप 50 वर्ड लिख दीजिए, 40 वर्ड, 45 वर्ड, तब भी आपका हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, पूछ लीजिएगा मृदा प्रदूषण पूछ लेगा तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, आप सीधे लिखिएगा मृदा प्रदूषण मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मृदा प्रदूषण के निम्न कारक होते हैं, ऐसे लिख के फिर इसके बाद हेडिंग डालिएगा फैक्ट्रियों आदि से निकलने वाले कूड़ा कचरा, ऐसे आप लिख के हेडिंग डाल के इसके बाद लिखिएगा डैश लगा के, उसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिएगा, ठीक। इसके बाद फिर लिखिएगा कि फसलों में कूड़ा कचरा फेंकने से, इस पर डैश लगा के फिर लिखिएगा उसमें 2-3 लाइन कि जैसे फसलों में जब हम कूड़ा कचरा फेंक देते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगती है, मृदा उर्वरा शक्ति क्षरण होने लगती है, तो हम लोग उसको जो है वहाँ से कूड़ा कचरा उठा के जो है डस्टबिन में डालना चाहिए हम लोग, यानी कि उसका रोकथाम जो है हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हेडिंग डाल के रोकथाम में 2 लाइन लिख देंगे। अगर आप 2-2 लाइन 3-3 लाइन ऐसे लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 6-7 लाइन, तो आपका हो गया 2 नंबर, ठीक। इसी प्रकार हमें जल प्रदूषण में भी करना है, ध्वनि प्रदूषण आया तो हमें ध्वनि प्रदूषण भी इसी प्रकार करना है, ठीक। हम देखिए इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि जो हमारा प्लेस घेरता है, यानी कि टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम कोशिश किए हैं कि ये एक मास्टर वीडियो के रूप में, ताकि आपका टाइम भी ना लें और आप रिवीजन करते हुए चले जाइए, आप अपने से बना के इसमें लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद आपका जो है 7वां क्वेश्चन है उत्तम भंडारण गृह की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि जैसे आप अनाज को कैसे भंडारण करते हैं, आप कैसा उसको जो है जो भंडारण जहाँ पे आप करेंगे उसको कैसे जो है रखना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यह चीज़ पूछा गया। तो सबसे पहले विशेषताएं क्या होनी चाहिए? वह भंडारण गृह जो होता है वह मजबूत और पक्का बना होना चाहिए, ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है? उस गृह में सीलन या नमी नहीं होनी चाहिए, जिससे वो जो आप अनाज रखेंगे वह सड़े ना, उसमें जो है कीड़ा ना लगे, ठीक। कोई भी चीज़ आप अगर रखेंगे भंडारण करेंगे तब। तीसरी बात है भंडारण गृह में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे जिससे कीट ना लगे। चौथी बात है भंडारण गृह को ढकने की व्यवस्था होनी चाहिए, ढक्कन उसका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ढक्कन से ढक देंगे तो उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा, तो वह सुरक्षित रहेगा, ठीक। इसके बाद आपका आता है मृदा अपरदन, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मृदा अपरदन, यहाँ से भी 100% की उम्मीद है क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है, ठीक है। देखिए मृदा अपरदन क्या होता है, पहले समझिए बात। मृदा या मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। हमने देखिए बिल्कुल छोटा लिखा है एकदम, मृदा की ऊपरी परत
का हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। पहली बात। अच्छा, यहीं पे आप एक बात और समझ लीजिए, यह तो आपका हो गया अपरदन। एक और क्वेश्चन आता है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है कि जो मृदा जो टूटती फूटती है, जैसे पृथ्वी या मिट्टी के ऊपरी परत के टूटने फूटने की क्रिया ही अपक्षय कहलाता है। तथा वही जब वही टूट फूट कर जब छोटे छोटे जब कणों हो जाता है, तब यही जो कण जो होता है धीरे धीरे आगे बहा के, चाहे नदियाँ हो जाती है चाहे हवा हो जाती है, वह किसी प्रकार जब बहा के ले जाती है, तो इस बहाने से ले जाने की यह जो क्रिया है, यह क्रिया आपका मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। कहाँ चला गया? ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है मृदा हटाने के निम्न कारण होते हैं। अब जैसे देखिए, जो मृदा जो होते हैं उसके ऊपरी परत हटाने के कई कारण हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए, पहला आपका है हवा का तेज़ चलना। अगर हवा तेज़ चली तब भी मिट्टी जो उसके कण जो होते हैं उड़ के जो है दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके बाद दूसरा, वनों की कमी। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाए हैं तो वर्षा हो जाती है, तो वर्षा के साथ जो है तो मिट्टियाँ जो कट के जो होती है वो तब भी जो है बह जाती है। इसके बाद तीसरा, तापमान में परिवर्तन तथा नदियाँ भी इसके सहायक होती हैं। ठीक है, और अगर अधिक वर्षा हो गई तब भी होता है, और पशुओं के चरने से भी होता है। ठीक है, अब सोचेंगे पशुओं के चरने से कैसे होता है? जब पशु चरते हैं तो उनके जो पाँव होते हैं, पाँव से जो है मिट्टी कट जाती है। इसके बाद मिट्टी कट के छोटे छोटे बारीक कणों में वो तब्दील हो जाती है, फिर हवा चलती है, फिर उसे उड़ा ले जाती है हवा। ठीक, इस प्रकार मृदा का अपरदन हो जाता है। ठीक, अब इसके रोकने के कुछ उपाय होते हैं। मृदा अपरदन के रोकने के कुछ उपाय भी हैं। जैसे अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नदियों के किनारे बांध बनाना। जैसे मान लीजिए नदी है, देखिए यहाँ पे देखिए नदी है, अब इसके आरी बगल जो यह जो नज़दीक जो खेत होगा, यहाँ जो आप देखे होंगे यह कट कट के मिट्टी सभी इसी में जाती है। कहाँ जाती है? इसी नदी में मिट्टी चली जाती है, यहाँ से ऐसे। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मेड़बंदी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मेड़बंदी करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इस प्रकार हम लोग करते हैं अभी भी। ठीक है, जिनका खेत है नदी के किनारे, आप देखे होंगे कि सभी लोग जो मेड़बंदी यहाँ पे कर देते हैं इस प्रकार ऐसे ऐसे करके, ताकि जो मिट्टी जो बहने वाली होती है या कुछ भी, तो इस पर जो खर जो जामा रहता है वह क्या करता है? वह रोक देता है। ठीक है, इससे मृदा जो है अपरदन होने से बच जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद आपका हो जाता है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आपका ढालूदार खेत में सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए। जो कि वही बात है कि क्रमशः जो मेड़ बना के जो है, जिसे हम लोग कहीं कहीं पे मेड़ कहते हैं, कहीं कहीं पे डुढुआ कहते हैं, तो ऐसे आप अपनी भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट है, खेतों के चारों तरफ मेड़ पर घास उगा देना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए खेत है, इसके चारों तरफ अगर आप घास इस प्रकार उगा देंगे, जब आप घास उगा देंगे तो यहाँ पे जब माटी जो कटेगी तो ये माटी कट के बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस घास में फंस के मिट्टी जो खेत में ही रह जाएगी। ठीक, आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है आपका सौर परिवार। क्या है? सौर परिवार। अब सौर परिवार से क्या तात्पर्य है? सूर्य सहित उनके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह, उपग्रह तथा आज सभी आकाशीय पिंडों का समूह सौर परिवार कहलाता है, जिसमें सूर्य एक तारा है तथा इनके 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपके 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंड जो होते हैं वह आपके उपग्रह कहलाते हैं, जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यह भी जो है बहुत ही ग्रीन टॉपिक है, बहुत ही आपका ग्रीन टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव में ही क्यों ना आए तो क्या, लेकिन आएगा जरूर यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है संतुलित आहार, यानी कि संतुलित भोजन या संतुलित आहार। तो इससे आप क्या समझते हैं?
देखिए संतुलित आहार जो होता है, संतुलित आहार का तात्पर्य होता है शरीर को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करे। संतुलित आहार लेने से उसमें उपस्थित सभी पोषक तत्वों से हमारे शरीर की कमजोरी, थकावट आदि का अनुभव नहीं होता है तथा रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है तथा बच्चों में लंबाई भी अच्छी तरह बढ़ती है। भोजन में निम्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इतना पॉइंट अगर आप लिख देंगे तभी आपका नंबर हो जाएगा। कौन कौन से जो तब पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आपका रोटी में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन किस में पाया जाता है, आप कहेंगे दाल में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, सोयाबीन में पाया जाता है ना। खनिज लवण है, विटामिन है, वसा है। वसा किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तैलीय पदार्थों में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। वसा से क्या होता है, वसा से जो है शरीर की बनावट जो होती है यानी कि सुंदरता जो है बनी रहती है। ठीक है, वसा यानी कि प्रोटीन से आप देखेंगे कि जो लोग चाउमीन, चाट या ऐसे ही फास्ट फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो उसमें तैलीय पदार्थ होता है, उसमें वसा पाया जाता है। वो लोग मोटे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हालांकि भले ही उनमें उतनी क्षमता नहीं होती काम करने की, लेकिन सुंदर दिखते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो ये वसा जो बहुत ज़्यादा ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होता, इससे कोलेस्ट्रॉल भी होता है ना शरीर में। चलिए, ये भी बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक, चलिए इसके बाद आपका अगला आता है कीटनाशक का जनजीवन पर प्रभाव। जो कीटनाशक दवाइयाँ जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे आपका सब्जी हुआ, चाहे आपका कोई फसल हुआ, चाहे गेहूँ हुआ, चाहे धान हुआ, उसमें हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं ना। तो उसका पूछा उसका प्रभाव क्या पड़ेगा जनजीवन, मतलब लोगों के ऊपर, लोगों के जीवन के ऊपर। तो कीटनाशक का तात्पर्य है कि ऐसी दवा जो कीटों को मार देती है। इसका उपयोग फसलों, सब्जियों आदि पर किया जाता है जिससे फसल में कीट ना लगे तथा फसल की पैदावार अच्छी हो। ठीक, ये तो हुआ, इसलिए हम लोग कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं। ठीक, तथा इस दवा का मानव जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ठीक, कैसे डाल रहा है, जैसे मानव को कैंसर जैसी घातक बीमारियां को जन्म दे रही है। इसके अलावा लाखों लोग हर वर्ष बीमार पड़ रहे हैं तथा यह मृदा को अनुपजाऊ भी बना रहा है। ठीक, अगर आप DDT, जैसे देखिए DDT का अगर आप यूज कर रहे हैं कि ताकि जो फल जो है रुके जो है, यानी कि फल जो है गिरे ना नीचे, तो फल को मजबूती देने के लिए हम लोग DDT यानी कि कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं। ठीक, ताकि फल बहुत ज़्यादा लगे। तो उसका हम लोग क्या, उसके ऊपर बुरा भी प्रभाव पड़ा। हालांकि हम लोग अच्छा खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग स्वस्थ हैं, नहीं, हम लोग दवा भी तो खा रहे हैं। इसीलिए जितना हम लोग अच्छा खा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग दवा खा रहे हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आपका अगला है आपका मानव कंकाल। तो मानव कंकाल से आप क्या समझते हैं, समझिएगा। मानव कंकाल अस्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थियों या हड्डियों, आप दोनों में से कोई लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानव कंकाल क्या होता है, मानव कंकाल अस्थियों या हड्डियों से मिलकर बना होता है। मानव कंकाल 2 भागों में बटा है। कैसे कैसे, एक आपका अच्छी कंकाल, एक आपका अनुबंधी कंकाल। ठीक, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कंकाल के मुख्यतः कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं इसको देख लीजिए। पहला आपका कार्य आप लिख सकते हैं कि शरीर को यह आकार प्रदान करता है या सुंदर बनाता है, पहली बात। इसके बाद दूसरी बात है शरीर को मजबूती प्रदान करता है। और तीसरी बात क्या है, शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी प्रदान करता है। आप कहेंगे सुरक्षा प्रदान करता है, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल। जैसे आपका जो हार्ट है, जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसके बाद आप देखेंगे रिब्स जो होती हैं, जो यानी कि जो हड्डियाँ जो होती हैं, इस प्रकार देखिए, हम चित्र हल्का सा बना दे रहे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है ना। ये क्या कर, अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे लंग्स पाया जाता है, फेफड़ा यानी कि हृदय, ये होता है हृदय। ठीक, इसके बाद यहाँ पे जो डायाफ्राम पाया जाता है इस प्रकार। ठीक, यहाँ पे एयर आती है यानी कि हवा आती है दोनों तरफ। यहाँ पे हवा जो होती है, यहाँ पे जो एग्जॉर्ब करता है, फिर इसके बाद इस हवा को जो हार्ट के पास पहुँचाता है, फिर इसके बाद ब्लड फिल्टर करता है। इस प्रकार के यहाँ पे
कार्य होता रहता है। ठीक, तो इस चीज़ को सुरक्षा प्रदान करता है हड्डियाँ, इसके ऊपर जो हड्डियाँ लगी होती हैं इसके ऊपर रिब्स, आप देखेंगे एक्सरे वगैरह में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है आपका उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है इसको समझिएगा। उत्तोलक क्या है? ठीक है, उत्तोलक एक सरल मशीन है जिसकी सहायता से हम कार्यों को आसान बनाते हैं। क्या करते हैं? कार्यों को आसान बनाते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला आपका हो जाएगा प्रथम प्रकार का उत्तोलक, फिर दूसरा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तीसरा तृतीय प्रकार का उत्तोलक। अब देखिए इसमें क्या होता है, पूछ लेगा कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे इस प्रकार के उत्तोलक में बीच में आलम तथा किनारे पर भार तथा दूसरे किनारे पर बल होता है। जैसे आपका कैंची, जैसे कैंची, देखिए कैंची हम बना दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका आलम्ब हो जाएगा, यहाँ पे बीच में आलम्ब। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बल देंगे दोनों तरफ, यहाँ पे बल देके दबाएंगे और यहाँ पे रखेंगे भार कोई भी वस्तु। तब जब यहाँ बल देंगे तो इस भार को या इस वस्तु को क्या करेंगे, काट देगा कपड़ा, यानी कपड़ा रहेगा या कुछ भी रहेगा, या कैंची क्या करेगा, उसको काट देगा। ठीक, इसके बाद आपका दूसरा है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में भार तथा दोनों ओर आलम्ब तथा बल होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है आपका सरौता। तो बीच में हम लोग क्या रखते हैं, बीच में हम लोग भार रखते हैं। जैसे सरौता है इस प्रकार या इस प्रकार ऐसे, तो बीच में हम लोग क्या रखते हैं, बीच में हम लोग जैसे नींबू हुआ या कुछ भी जो काटना है उस चीज़ को रखते हैं, फिर यहाँ से हम लोग बल लगा के दबाते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपका आलम्ब होता है। ठीक, इसके सहारे से हम भार लगा के हम लोग दबाते हैं यहाँ से। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, वस्तु को रखे रहते हैं। ठीक, जैसे नींबू निचोड़ने वाली मशीन हो गया, चाहे आपका टाली हुआ, चाहे सरौता हुआ, ये आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक के अंतर्गत आपका आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में बल होता है तथा दोनों किनारे पर एक तरफ भार होता है तथा दूसरे किनारे पर आलम्ब होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका चिमटा। इस प्रकार कुछ होता है, यहाँ पे हम लोग दबाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है भार जो होता है यहाँ पे लगता है, यहाँ पे बल लगाते हैं, यहाँ पे आपका आलम्ब लगा होता है, और यहाँ पे जो होता है वस्तु होता है जो काटता है। ठीक है, या पकड़ता है या काटता है, या रोटी जो हम लोग पकड़ते हैं यहाँ पे रोटी पकड़ाता है। ठीक, ये आपका हो जाएगा तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक, तो आपका ये उत्तोलक वाला आपका ये हो गया पूरा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कोशिका। क्या आता है? कोशिका, जिसे हम लोग कहते हैं सेल। तो सेल किसे कहते हैं? किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिकाएं मानव शरीर में गति करती हैं तथा श्वास लेती हैं तथा यह अपना वृद्धि भी करती हैं। यह मानव शरीर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसे सबसे छोटी इकाई होती है? जैसे भवन बनाने में ईंट सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार मानव शरीर को बनाने में कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, अब कोशिका के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? जैसे आपका कोशिका भित्ति होता है जिससे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। इसके बाद आपका एक केंद्रक होता है, एक आपका कोशिका द्रव्य होता है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्गी काय होता है, साइटोप्लाज्म होता है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आप सोचेंगे क्यों केवल 3 ही बता रहे हैं, तो नहीं, इसमें केवल 3 मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, जो कि कोशिका भित्ति होता है, कोशिका द्रव्य होता है और एक आपका केंद्रक होता है। ठीक, बस हमें इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, चाहे अगर लघु उत्तरीन पूछे तब भी हमें इतना ही लिखना है। ठीक, ये हम छोटा छोटा लिखे हैं इसलिए जो है आपका 4 लाइन में आ गया, नहीं तो ये आपका 6 लाइन में जाएगा। ठीक है, हालांकि चलिए हम आपको एक बार गिन के दिखा भी दे रहे हैं कितना शब्द ये हो रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए 12 एक में है, इधर 13 14 मान लीजिए हो जाएगा। 1 2 3 4 14 चौक को 56, यानी कि लगभग जो है 56-57 जो है शब्द हो जा रहा है, तो लगभग 60 वर्ड आपका हो जा रहा है। ठीक, तो उम्मीद है कि मतलब इतना अगर आप लिखेंगे तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक, आपका 2 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक, चलिए अगला है आपका समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? शब्द से ही यह क्लियर है
कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार असमान हो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन 1 2 3। देखिए यहाँ पे 1 2 3, यानी कि यहाँ पे है तीनों, तो यहाँ का लेकिन देखिए जो नीचे जो होता है वह आपका जो है परमाणु क्रमांक जो होता है यहाँ पे नीचे लिखा होता है, और परमाणु भार यहाँ पे ऊपर लिखा होता है। परमाणु भार लेकिन भिन्न भिन्न होता है, वह आपका समस्थानिक कहलाते हैं। लेकिन अगर समभारिक की बात करेंगे तो जिन तत्वों का परमाणु भार का मान समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक का मान असमान होता है उसे समभारिक कहते हैं। जैसे 1H⁻3 2H⁻3। यहाँ पे देखिए भार जो होता है दोनों में 3 है, दोनों हाइड्रोजन का भार कितना है 3 यानी कि समान है, तो ये आपका समभारिक कहलाता है। ठीक, यह भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका आता है अम्ल। अम्ल क्या होता है? देखिए अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, वह आपका अम्ल कहलाता है। जैसे ये देखिए हमने पूरा जो है उसका नाम ही लिख दिया है एक एक अम्ल का। जैसे यहाँ पे देखिए HCl हो गया, यहाँ पे सल्फेट, यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, यहाँ पे देखिए HNO3 हो गया, और आपका इसका अलग अलग यहाँ पे देखें आप, इसमें H हो जाएगा, इसमें भी H होगा, इसमें भी H होगा। तो जिसमें आपका H+ आयन जो देगा वह आपका अम्ल कहलाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि क्षार क्या कहलाता है, तो क्षार में क्षार वे पदार्थ होते हैं तो जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक, जैसे आपका देखिए KOH, जिसके लास्ट में OH लगा होगा वो समझिए वह क्षार है, और जिसमें H होगा केवल वह आपका जो होता है वह आपका अम्ल कहलाता है। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम पहचान लेंगे। ठीक, और अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर है, कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। अब ये क्या है? अब यह एक क्षार है। क्या है? यह एक क्षार, क्योंकि इसके अंतर्गत देखिए OH जुड़ गया। ठीक, तो ये आपका क्षार हो जाएगा। देखिए NaHCO3, यह आपका खाने वाला सोडा है। ठीक, क्या है? खाने वाला सोडा। कभी कभी पूछ लेता है कि कास्टिक सोडा तथा खाने वाले सोडे का सूत्र लिखिए, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक, वही खाने वाला सोडा जो मतलब हम लोग के घरों में जो होता है, ये जो है हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, भोजन बनाने में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन संयोजकता। संयोजकता क्या होता है? किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे अब आप पूछेंगे कैसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। देखिए बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए किसी भी कोई आप एलिमेंट आप बोलेंगे ना, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, इसका कितना है परमाणु क्रमांक? चलिए मान लेते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना 14 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे आपको हो जाएगा? पहले आपका 2 हो जाएगा, 2 8, कितना होगा? 2 8 10 होगा, फिर आपका 4, यानी कि यह जो 4 है यह इसका जो है यह क्या है? ये इसका जो है संयोजकता है। क्यों संयोजकता है? क्योंकि यह जो सबसे बाह्यतम कोश में जो है इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब जो भी कोई भी तत्व है, हालांकि इसका जो क्लोरीन का 14 नहीं होता है, कुछ और परमाणु क्रमांक होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? हमने कितना बताया था? हमने जैसे जो 14 जो लिखा था हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा था, लेकिन इसका जो है परमाणु क्रमांक आपका क्लोरीन का जो सही परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। तो इसका ये भराएगा इस प्रकार कुछ 2 8 18 ऐसे कुछ करके होता है ना। तो अगर मान लें 2 8 8 करेंगे तो 8 8 16 16 2 18, यानी एक ज़्यादा हो जाता है। यानी कि पहले बाह्यतम कोश में कितना यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए आप एक जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार यानी कि क्लोरीन इसलिए जो होता है कि ये माइनस में, आप कभी कभी देखेंगे Cl- होता है, एक यहाँ पे चार्ज लगा होता है। क्या होता है? क्योंकि इसके पास एक जो है आयन की कमी होती है। ठीक, चलिए वो सब बाद में जो है वो सब बाद में बताएंगे, ताकि जो टाइम हमें अभी इस पर देना है ना। चलिए
पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है? देखिए, पाश्चुरीकरण में दूध को तेज़ी से गर्म किया जाता है, फिर उसे ठंडा करके रख दिया जाता है। यह प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाता है। तो जैसे देखिए पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है, जैसे आप देखेंगे पहले जो 60 डिग्री सेल्सियस तक, 60 डिग्री सेल्सियस से लेके 85 डिग्री सेल्सियस तक, हालांकि ये डिग्री सेल्सियस नहीं लिखेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बीच में जल्दी से 15 मिनट तक गर्म किया जाता है, खूब तेज़ी से, पूरा दिन जब तक दूध खौलने ना लगे। दूध खौलने लगे इसके बाद तुरंत उसको क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है, लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर। इतने पर ठंडा करके एकदम नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद तब उस दूध को पैकेट में करके रख दिया जाता है। तो वह जो दूध जो हम लोग अमूल का दूध जो हम लोग जो पीते हैं बाज़ार से लाते हैं, वह पाश्चुरीकरण हुआ रहता है, ठीक है। तो बस पाश्चुरीकरण इसीलिए किया जाता है ताकि उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो आपके मर जाते हैं, ठीक। चलिए अगला है आपका नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त, तो क्या हो जाता है? ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, चाहे आपका नदियों द्वारा जो है जल का जो ऊर्जा है, चाहे आपका ज्वार भाटा द्वारा जो ऊर्जा होता है, ये सभी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होने वाला है, ठीक। ना इसमें जो है कोई जो है उत्पादन करने में कुछ लगता है, कुछ नहीं लगता। आप देखेंगे जो डायनेमो नहीं, टरबाइन का आपने नाम सुनेंगे, जो हवा से चलता है और इससे विद्युत जो है बनता है। तो क्या हवा के लिए हम कुछ पैसा खर्च करते हैं? नहीं खर्चा करते हैं, केवल एक उसमें पत्ती लगाती हैं, वो पत्ती जब डोलती है तो डायनेमो भी डोलता है उसके साथ साथ, इसके बाद करंट आता है। तो ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक। और इस टाइम सबसे अच्छा जो है आपका उदाहरण जो होता है सौर ऊर्जा आ गया है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि सभी लोगों के घर जो है, अक्सर सभी लोग जो है सौर ऊर्जा पर सब लोग डिपेंड हो जा रहे हैं, क्योंकि बिजली का बिल ना देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा क्या है? देखिए, अम्लीय वर्षा होने से पृथ्वी के मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या करती है? नष्ट कर देती है, तथा तालाबों में पानी के अम्लीय पानी यानी कि मछलियों के लिए हानिकारक होता है। जब मछलियों में अम्लीय पानी जब वर्षा होगी, जब मिल जाएगा तो मछलियाँ उसमें क्या हो जाएंगी? मछलियाँ उसमें मरना शुरू कर देंगी। इसलिए जो होता है अम्लीय वर्षा जो होता है मनुष्यों के लिए तथा और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट कर देती है, ठीक। ये आपका अम्लीय वर्षा हो गया, ठीक। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के दांत। तो मनुष्य के दांतों की कुल संख्या 32 होती है, तथा बचपन में इनकी संख्या 20 होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। अब पूछा जाएगा इनकी संख्या कितनी कितनी होती है? इनकी संख्या जैसे देखिए 8 हो जाएगा कृंतक, 4 रदनक और अग्रचवर्णक 8, और 12 जो होता है चवर्णक आपका हो जाता है। पूछ लेगा कि इनके कौन कौन से कार्य हैं। तो पहला जो दांत हो जाएगा वह कृंतक, इसका काम है भोजन को काटना, और दूसरा काम भोजन को चीरना, और तीसरा काम भोजन को चबाना, और चौथे लास्ट दांत का काम है भोजन को पीसना। इन सभी का ये कार्य है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो और मित्रों के पास शेयर करिएगा। लेकिन उन्हीं लोगों के पास शेयर करिए जिनको कुछ तैयार नहीं है, बस उन्हें केवल क्या है, केवल उन्हें पास होना है, केवल उन्हें पास होना है। तो पास होने के लिए वीडियो आपको लगभग 12 नंबर, इस एक वीडियो से हमारी कोशिश है कि आपको यहीं से 12 नंबर आपको मिल जाए, ठीक। चलिए इस प्रकार का अगर आप लोगों को जो है वीडियो देखना है, इस प्रकार का आप लोग नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक। इसकी PDF हम वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक। तो इस प्रकार की अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ।